नमस्कार, आप देख रहे हैं बीक्यू प्राइम हिंदी और मेरे साथ हैं उमेश शर्मा, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। उमेश, बीक्यू प्राइम हिंदी में आने के लिए आज आपका स्वागत है। और आपसे पहला सवाल ये है कि आप अगर आज के मार्केट को देखें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको लगते हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे 2023 को? नहीं, धन्यवाद। इस समय कई सारे फैक्टर हैं जो प्ले कर रहे हैं, जिसको कहते हैं क्रॉसविंड्स हैं मल्टीपल डायरेक्शंस में। आई थिंक जो सबसे पहला इशू है वो ये है कि जो ग्लोबल मार्केट है वहां से कंफर्ट नहीं है बिल्कुल भी हम लोगों को। तो अगर हम वहां से स्टार्ट करें तो अगर आपने देखा कल क्या बैंक ऑफ जापान की जो न्यूज थी, इसमें यह है कि अभी जितने भी मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं, जो फेड है, रिजर्व यूएस का या यूरोप, चाइना, इंडिया और जापान, जो हमें अफेक्ट करते हैं, इन सबके अभी एजेंडा चेंज हो गए हैं। तो हर आदमी अपना हर सेंट्रल बैंक गवर्नर वो कर रहा है जो उसके कंट्री में रिक्वायर्ड। 2008 के ग्लोबल क्रेडिट क्राइसिस से बाद के अभी तक का टाइम आप देखेंगे अगर, तो वो कोऑर्डिनेटेड होती थी पॉलिसीज। अब ये थोड़ा अपने अपने डायरेक्शन में गई हैं, तो ये एक नया फैक्टर है। इससे हमें कैसे फर्क पड़ता है वो ये है कि ग्लोबली इसका मतलब है कि ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, बिकॉज फ्लोज प्रिडिक्ट करना उतना मुश्किल हो जाता है इस सिचुएशन में। विद इन दैट अगर आप इंडिया को देखेंगे तो हमारा जो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी है एज कंपेयर टू 2013 जब टेपर टैंट्रम हुआ था, उससे बहुत बेटर है। इन द सेंस कॉर्पोरेट सेक्टर, सेंट्रल बैंक्स, कंज्यूमर देमसेल्व्स, उनका बैलेंस शीट स्ट्रॉन्गर है। एंड इंडिया में अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ है, इवन दो वो 8-10% ही है इस साल, और अगले साल शायद 3 आएगा या अर्ली डबल डिजिट्स ही होगा, लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम ग्रोथ डिलीवर हो रही है। तो रिलेटिव बेसिस पे इंडिया स्टैंड आउट करता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव द डोमेस्टिक इन्वेस्टर विच इज कंटिन्यूसली जो एसआईपी का रूट है जिसके थ्रू पैसा आ रहा है इंडिया में। अगर किसी ने मुझको 2016 में बोला होता कि $40 बिलियन की सेलिंग आएगी इंडिया में और मार्केट वहीं रहेगा, तो शायद मैं तभी बिलीव नहीं करता। लेकिन इस समय अगर आप उसको देखेंगे तो ये जो वाटर टाइट मार्केट है, बिकॉज दिस ये पैसा इंडिया के बाहर नहीं जा सकता है, तो उस सिचुएशन में ग्लोबल मार्केट में बहुत वॉलिटिलिटी है, पर इंडियन मार्केट जनरली हैज स्टूड आउट। एंड इसीलिए पिछले साल में अगर आप देखेंगे 12 महीने में, तो इंडिया का परफॉर्मेंस भी बाकी इमर्जिंग मार्केट से बेटर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अब मार्केट वैल्यूएशन जो होता है वो अर्निंग्स पे डिपेंड करता है, और अर्निंग्स जो हैं वो अभी काफ़ी अनसर्टेन हो गई है, क्योंकि इसमें काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल फैक्टर्स हो गए, या फिर इन्फ्लेशन हो गया, या फिर डोमेस्टिक डिमांड हो गया। आपको अर्निंग्स कैसे लग रही हैं, किस तरह से अर्निंग्स ग्रो करेंगी, और कौन से सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा उछाल दिखाई देगा आपको अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, तो इस साल में हमारा नंबर्स थोड़ा सा कंसेंसस से नीचे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि वो आएगा। तो अभी देखिए, मार्केट तो FY24 पे मूव हो चुका है। FY23 जब स्टार्ट किया था तो 12-15% के करीब अर्निंग्स ग्रोथ थे, वो अभी 8-10% आएगा, लेट्स से 10 आता है। तो इसका मतलब है कि वो हर क्वार्टर में 1-8% गिरता जाता है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होता है कि आपको बड़ा मार्केट में मूवमेंट दिखे। हमारा आर एस्टिमेट है वो अगले साल भी ऐसा ही रहेगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मिड टीन्स में, कंसेंसस नंबर्स देख रहा हूं मैं, तो वो मिड टीन्स में है। वो धीरे धीरे करके हमारा एस्टिमेट है कि 10-12, मे बी 11-12-13% का ऐसे कहीं पे लैंड होगा फाइनली जाकर के। इसमें क्या है कि जो दो बड़े इम्पॉन्डरेबल हैं वो है रूरल डिमांड और इन्फ्लेशन। लेकिन जहां पे हमको हाई कॉन्फिडेंस है, जहां हमें पता है कि अर्निंग्स डिलीवरी काफी स्ट्रांग रहेगा, एंड हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी वही हमारे ओवरवेट्स हैं। वो सबसे पहला है लार्ज बैंक्स। एसेट साइकिल अब काफी इंप्रूव हो गया है, ग्रोथ आपको फेयर विजिबिलिटी है। एंड उसके अलावा इंक्रीमेंटली आईटी फार्मा, बिकॉज वैल्यूएशन पे थोड़े कम हुए हैं, तो वो एंड कंज्यूमर स्टेपल्स पे हम लोगों को काफी कंफर्ट है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसमें लॉन्ग टर्म थीमेटिक्स हैं, जिसका मतलब है कि चीजें जो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होते, जो शॉर्ट टर्म इश्यूज होते हैं, जैसे गैस है। या इस साल का हमारा जो सबसे बड़ा कॉल है, जो पिछले 6 महीने से हम लोग पुश कर रहे हैं, एंड हमने काफी थीमेटिक्स भी लिखे हैं इसके ऊपर, इज बेसिकली कैपेक्स और इंडस्ट्रियल्स ओवर कंज्यूमर। जो गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम है या कैपेक्स का जो इंसेंटिव्स हैं, या जो उनका गवर्नमेंट का पुश है टू, जो कहते हैं वो क्राउड इन कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को कि खुद कैपेक्स करके उसको पुल करो, उस पे हमको काफी कंफर्ट है ओवर कंज्यूमर। एंड
अगर आप हमारा मॉडल पोर्टफोलियो देखें तो वो भी इसी तरह कंस्ट्रक्टेड है। आपने जो बोला पीएलआई की बातें बारे में, वो प्राइवेट कैपेक्स को भी लेकर आएगा आगे जाके, बट वो उसका जो इफेक्ट होगा वो मे बी 2 या 3 साल के बाद होगा, क्योंकि हम अगर सारे पीएलआई को कैलकुलेट करें तो लगभग 3-3.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और वो जो स्प्रेड आउट होगा अगले 1-2 साल में, तो 2025 के बाद उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। तब तक निवेशक क्या करे, वो इंतजार करे कि ये सेक्टर पके जिसको कहते हैं और फिर उसका रिटर्न्स आए, कैसे होगा ये? नहीं नहीं, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो यह है कि यस वो 2-3 साल में आएगा, लेकिन उसका क्या होता है कि द मार्केट ऑलवेज लुक्स अहेड। तो वो जो इन्वेस्टर है वो देखेगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है एक्शन। तो एंड इंडिया वैसे भी हैज ऑलवेज बीन स्टोरी जहां पे आप 1-2 साल का आगे का, अभी आप देखिए ना, इस समय FY23 की कोई बात नहीं कर रहा, सब 24 है। अभी तो एनालिस्ट रिपोर्ट लिख रहे हैं FY25 के नंबर्स पे, राइट? तो जहां पे आपको विजिबिलिटी ज्यादा मिलेगी आप उसको डिस्काउंट करेंगे। तो इन दैट सेंस इंडस्ट्रियल्स में आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, इंडिया में क्या होता है कि जैसे ही कोई चीज एज यू से पक चुकी होती है तो वो तो ऑलरेडी महंगी हो चुकी होती है। तो इन दैट सेंस या तो आप वेट कीजिए तो फिर आपको महंगी मिलेगी ये चीज, या तो आप अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। नाउ एट द सेम पॉइंट इन टाइम ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में बेनिफिट्स नहीं है, क्योंकि सर्टन थीम्स पहले से कुक हो चुकी हैं। जैसे रोड्स फॉर एग्जांपल, उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो रहा था, या रेलवेज था अभी। एंड ऑल्सो कुछ सेक्टर्स हैं जहां आपको कुछ ऐसा मिलने नहीं वाला है, बिकॉज जैसे सेमीकंडक्टर में बड़ा कैपेक्स हो रहा है, तो वो आपको इमीडिएटली निफ्टी में कोई ऐसा डायरेक्ट प्ले तो नहीं है उसके अंदर। बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम अगर आप केमिकल्स में देखेंगे, फार्मा में देखेंगे, या ऑटो एंसिलरी में कहीं कहीं हैं पॉकेट्स, या अगर आप रोड सेक्टर है, रेलवेज है, तो इसमें आपको इस साल भी दिखने लगेगा। वेदर इट इज थ्रू ऑर्डर्स और वेदर इट इज थ्रू एग्जीक्यूशन, वो कहीं ना कहीं वो चालू हो जाएगा दिखना। एंड जो बाकी थीम्स हैं हमारे उनके उनसे रिलेटेड, जैसे सीमेंट या बैंक्स देमसेल्व्स, यहाँ पे आपको आवर कंफर्ट इज क्वाइट हाई कि वो आपको अभी से यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दोस फॉर दिस थीम। आप एक सेक्टर है जहां पर बहुत ओवरवेट है, बैंक्स बेसिकली। आपको बैंक्स की परफॉर्मेंस कैसे दिख रही है, क्योंकि आपको लगता है कि क्रेडिट ऑफटेक जो है वो काफी रहेगा इस सेक्टर में, कि जो उसको ग्रोथ को पुश करे? और एसेट क्वालिटी तो ऑलमोस्ट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अब प्राइवेट सेक्टर बैंक के बराबर हो चुकी है। वैल्यूएशन भी थोड़े से वैल्यूएशन गैप भी नैरो हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि ये जो हमने देखा है लास्ट 6 महीने में या 8 महीने में पीएसयू बैंक्स में जो रैली हुई है, वो सस्टेनेबल है आगे जाके? और क्या वैल्यूएशन कभी मैच करेंगे दोनों के? अच्छा, ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट लेट मी आंसर इट। बैंक्स में एक्चुअली ग्रोथ है ना, वो रिलेटिवली इजी होता है प्रेडिक्ट करना, बिकॉज वो क्या है, ये जो बड़े बैंक्स हैं वो काफी हाई प्रोपोर्शन होता है, तो वो एक नॉमिनल जीडीपी के मल्टीप्लायर होता है 1.1, 1.2, 1.3 सिक्लिकली आप डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पे उससे थोड़ा आगे पीछे ही आता है फाइनली। और दूसरा क्या है कि आपको कैपिटल इशू पता है, मतलब जो डिपॉजिट ग्रोथ है जो आपको आ रहा है वो मुझे पता है, आपको पता है कि उसमें कितना हेडरूम है ग्रोथ करने का। तो अगले 1-1.5 साल का 2 साल का अगर आपको टॉप लाइन प्रोजेक्ट करना है तो बैंक्स में उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है शॉर्ट टर्म। उसमें बाद में मार्केट शेयर गेन लॉस होगा, वो सारी चीजें होती हैं, पर वो मोटा मोटा वो वहीं आता है। द इशू इज कि आपका एसेट क्वालिटी कहाँ है। हमारी जो बैंकिंग सेक्टर टीम है उसका व्यू ये है कि एसेट क्वालिटी के काफी सारे इश्यूज सॉल्व हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता आगे, लेकिन टू अ लार्ज एक्सटेंट अगर आप देखेंगे तो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मिड लेवल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड लार्ज पीएसयू बैंक्स में ये इश्यूज काफी हद तक आफ्टर द मर्जर्स, आफ्टर आरबीआई हैविंग स्टेप्ड इन एंड डन सो मेनी थिंग्स, और वो इतने सारे आईबीसी और ये वो सब, काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व है, और जो प्रॉब्लम है वो अंडरस्टूड है कि ये है इशू। इस समय ऐसा कोई ऑब्वियस रेड फ्लैग नहीं है उसमें कि समथिंग कैन कम एंड हिट यू। ऑफ कोर्स ब्लैक स्वान इवेंट्स आर पॉसिबल, लेकिन वो ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ इज देयर ऑन द एनुअल, सो इट्स इजियर टू प्रिडिक्ट। नाउ विद इन दैट व्हाट हैपेंस इज के आप जब बड़े बैंक्स जब महंगे हो जाते हैं तो यूजुअली लोग एक स्टेप नीचे आते हैं, मिड लेवल बैंक्स खरीदते हैं, फिर पीएसयूज खरीदते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो पीएसयू बैंक का रैली है वो टू अ लार्ज एक्सटेंट 3 रीजन से चला है। एक तो ये कि ग्रोथ जनरली इंप्रूव हुई आफ्टर कोविड एंड ऑल ऑफ दैट। सेकंड वाज दैट एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, व्हिच इज जो सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है पीएसयूज के लिए।
और थर्ड है कि गवर्नेंस में इंक्रीमेंटल डेल्टा तो है, ये तो मानना पड़ेगा, बिकॉज एक तो मर्जर्स हुए और उसके अलावा गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टेप्ड इन हार्ड इनटू देम। तो क्या हुआ है ना कि काफी पेन टॉलरेट करने के बाद द पीएसयू बैंक्स हैव कम बैक इन अ सेंस। तो ये हमें दिखा था। इनफैक्ट अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो था उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काफी सीरियस ओवरवेट था, वो इस समय 220 बेसिस पॉइंट ओवरवेट है इस समय भी। तो हमको लगता है ये चलेगा। हमारा हाउएवर व्यू ये है कि आपको वही थीम प्ले करना है, तो रिलेटिवली रिस्क थोड़ा कम करना है, तो एसबीआई इज larger private, let's just call it larger public sector banks is the way to do that. या आप थोड़ा और जूस करने के लिए कोई ऐसा स्टॉक खरीदें जो 0.3 टाइम प्राइस टू बुक है और 0.5 के लिए खेलें, उससे बेटर है कि आप वो बड़े इसमें खेलें। एज फार एज कन्वर्जेंस इज कंसर्न, विच इज योर लास्ट कंसर्न, देखिए कन्वर्जेंस तो हुआ है, लेकिन आई थिंक प्राइवेट सेक्टर के वैल्यूएशंस को कैच करने के लिए पब्लिक सेक्टर हैज अ लॉन्ग वे टू गो। उसमें कई सारी चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। अगर यूफोरिया होता है मार्केट में, तो ऐसा हुआ है 2 साल मेरे करियर में 2 बार ऐसा हुआ है, कहां सेम हुए हैं वैल्यूएशन, पर वो सस्टेन नहीं होता है। तो वो थोड़ा कैचअप का स्कोप है, पर आई डोंट थिंक कन्वर्जेंस तो होगा। आई वुड नॉट बेट ऑन दैट। उन्मेष, मेरे 2 सवाल हो रहे हैं, उसके बाद मैं आपको जाने दूंगा। पहला सवाल जो है इन्फ्लेशन के ऊपर, और आरबीआई जो एक्शन ले रही है, आपको क्या लगता है कि सेंट्रल बैंक कहाँ तक जा सकती है इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए, और वो उसके बाद किस समय तक वो कांस्टेंट रहेगा, इसके जिसके बाद इंटरेस्ट रेट्स गिरने लगेंगे और इसकी वजह से ग्रोथ और इम्पेटस आएगा? क्योंकि एक एक टाइम आएगा जहां पर अभी इन्फ्लेशन को फोकस किया जा रहा है, थोड़ी देर के बाद ग्रोथ को फोकस करेंगे, तो वो तो ग्रोथ फोकस होगा, वो कब तक आने की उम्मीद है? ओके, सो देखिए, अभी तो इन्फ्लेशन इज प्राइम, और दूसरा अगर आप देखें तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का प्राइमरी जॉब तो इन्फ्लेशन कंट्रोल ही होता है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे, आप इफ यू रीड द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 4 डेकेड्स या कोई भी आप किताब पढ़ेंगे इस पे, तो जब तक प्राइस स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपके ग्रोथ का कुछ फायदा नहीं है। आप टर्की में देखिए क्या चल रहा है, राइट? अगर आपको पता नहीं है कि प्राइस, क्या होता है कि इट अफेक्ट्स टू मेनी थिंग्स। आपका द माइंडसेट ऑफ जो आपका इंडिविजुअल होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट इटसेल्फ, और बोरोइंग प्रोग्राम गोज हेवायर। तो देखिए, प्राइस स्टेबिलिटी तो प्राइम कंसर्न है, ये ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के लिए ट्रू है। इसमें 2 चीजें हैं। आरबीआई का जो प्रॉब्लम है वो रिलेटिवली कम है एज कंपेयर टू जो फेड में या ईसीबी में हो रहा है। बिकॉज एक तो ये है कि वहां उन्होंने 30-40 साल के बाद फाइनली इन्फ्लेशन को ऐसे नंबर्स पे देखा है 7-8%। और क्या होता है वहां 7-8% हमारे 7-8% में बहुत फर्क होता है, बिकॉज हमारा 4% तो बेस है जिसके अराउंड आरबीआई काम करता है, प्लस और माइनस 2 पे, और उनका 7% 2 पे है, तो वो गैप बहुत ज्यादा है। और दूसरा, वो स्टिकी है और उनको एक्सपीरियंस नहीं है उससे लड़ने का, और प्लस वहां पे जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं जैसे वॉर है। तो आरबीआई का प्रॉब्लम टचवुड पर रिलेटिवली कम है इन दैट सेंस। ओके, दैट इज नॉट टू से देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आई एम सेइंग के जो स्केल ऑफ द इशू उतना बड़ा नहीं है। हमारा एस्टिमेट ये है कि या एक्चुअली आप स्ट्रीट पे देखेंगे तो एस्टिमेट ये है या 25 या 50 बेसिस पॉइंट, और मतलब 1 या 2 हाइक। हमारा व्यू ये है कि मतलब कि इन दोनों में से एक आउटकम आएगा। इफ यू रियली आस्क मी, तो आई विल से कि दो हाइक बचे हैं इसमें। उसके बाद वो डेटा डिपेंडेंट हो जाता है कि बाकी सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं, हमारे डेटा का क्या हो रहा है। तो ये तो क्विकली हो जाएगा। व्हाई इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू नो 1 or 2 टू बी ऑनेस्ट इज दैट उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें अब काइंड ऑफ अंडरस्टूड है। और जो इन्फ्लेशन का फाइट है वो अब मार्केट भी अज्यूम कर रहा है कि ग्लोबल है। नाउ कमिंग टू द ट्रेजेक्टरी ऑफ इन्फ्लेशन, देखिए कुछ बेस इफेक्ट्स की वजह से इन्फ्लेशन विल स्टार्ट कमिंग ऑफ। विल इट कम टू कंफर्ट जोन, मतलब वो वहां कंफर्ट जोन में घुसता है 2 to 6% के बीच में, तो वो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है होना। उसमें भी एक आध डिफीट्स आएंगे, ऐसा नहीं होता है कि वो सब स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं जाता है, पर वो सब चलता रहेगा। एंड वो 4% तक शायद अपने आप ही इस साल में एट सम पॉइंट इन टाइम पहुंच जाए। लेकिन ये साल में रेट कट होना दिखता नहीं है। मोर नॉट बिकॉज इंडिया में कंफर्ट नहीं आएगा इन्फ्लेशन पे ऊपर। ओके, ऑल अदर थिंग्स बीइंग स्टेबल, मतलब मानसून ठीक रहा है वो, तो फिर वो कुछ नहीं होगा। लेकिन ग्लोबली जो साइकिल है वो इस साल टर्न नहीं होगा। एंड इन दैट सिचुएशन, अनलेस देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू डू दैट, आरबीआई कट करेगा कि नहीं ये होते दिखता नहीं है। तो ये कैलेंडर ईयर शायद निकल जाएगा, बट हम इसको रीअसेस करेंगे जून के आसपास, बिकॉज इन्फ्लेशन में इतने सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं इस समय, इंक्लूडिंग थिंग्स विच आर आउटसाइड आवर कंट्रोल।
कि इस समय बताना मुश्किल है, पर मेरा बेस केस ये है कि ये साल रेट कट नहीं होगा एफआई कैलेंडर 23 में। उन्मेष, आखिरी सवाल, इन सब के बीच में आपको निफ्टी कहाँ जाते हुए दिखता है? देखिए, हमारा एक कंस्ट्रेंट है कि हमारी ग्रुप कंपनीज बहुत सारी है निफ्टी में, एंड फिर देयर आर सर्टेन थिंग्स वी डोंट कवर, तो हमारा निफ्टी का प्रिसाइज टारगेट नहीं है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। हाउएवर, ट्रेजेक्टरी वाइज अगर आप देखेंगे तो जो ग्लोबल इश्यूज हैं वो एक्चुअली वेन कर रहे हैं। उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है, जो मैं पहले भी बता रहा था आपको, कि जो निफ्टी के जो एस्टिमेट्स हैं वो अगले साल के थोड़े कट सकते हैं, तो वो टीन्स में, मिड टू हाई टीन्स में नहीं आएंगे, शायद लो टीन्स या शायद 10-12% आएगा। तो वो क्या होगा, वो कट भी होता जाएगा, तो आपका जो FY24 का जो मल्टीपल है वो करीब 20 के आसपास है, विच इज स्टैंडर्ड, मोर देन अ स्टैंडर्ड डिविएशन अबव लॉन्ग टर्म मीन। अब जब इतने इंपॉन्डरेबल्स होते हैं तो यूजुअली आपको कंफर्ट होना चाहिए वैल्यूएशन पे, वो नहीं है इस समय। तो हमारे हिसाब से क्या होगा कि अब जब ग्लोबल एसेट एलोकेटर्स वापस पैसा डिप्लॉय करने लगेंगे जनवरी फरवरी में, तो थोड़ा वॉलिटिलिटी रहेगा, विच मीन्स के थोड़ा डाउनवर्ड बायस होना चाहिए। तो अभी इस समय हमारा बेस केस ये है कि लो टू मिड सिंगल डिजिट काइंड ऑफ नेगेटिव रिटर्न होना चाहिए निफ्टी का, इन दैट सेंस फॉर कैलेंडर 23। इट्स गोइंग टू बी अ टफ वन in that sense. It's not going to be an easy year to navigate. उन्मेष, धन्यवाद आज हमारे साथ बात करने के लिए। Thank you. Thanks.